जी हाँ, झारखंड में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वहाँ सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। 2019 के ऐलान हुआ है 2019 के इंतखाबात का, और इसी के साथ वहाँ पर जो कुल 81 असेंबली हलके हैं उनमें तमाम पार्टियाँ पूरा जोर भी लगा रही हैं। असेंबली हलकों के लिए जुमला 5 मराहिल में इंतखाबात कराए जाएंगे। बीजेपी की मौजूदा हुकूमत दोबारा हुकूमत साजी की हिकमत अमली में पेश है। इसके लिए आजसू यानी AJSU के और LJP के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश बीजेपी की लगातार जारी थी, लेकिन जिस तरह से LJP के नए सदर बनाए जाने के बाद चिराग पासवान ने अपनी राह अलग कर ली है। कुछ ऐसी सूरत हाल वहाँ पर आजसू को लेकर भी है। आजसू क्या इस बार बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा या फिर वो अलग इंतखाब लड़ेगा, इसको लेकर अभी तक गुत्थी जो है वो उलझी हुई है और मजीद उलझती जा रही है। इसलिए ये तय नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी इस बार क्या अलायंस करेगी, यानी कि चूंकि बीजेपी बरसे इक़्तिदार थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो UPA खेमे में JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD के साथ इत्तेहाद कायम हो गया। ये 3 पार्टियां एक साथ हैं, इनका एक अलायंस है। और साथ ही इसमें लेफ्ट की 2 पार्टियां जो मार्क्सिस्ट और CPIML भी इस इत्तेहाद में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि अगर इत्तेहाद में ये दोनों पार्टियां शामिल हो जाती हैं तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो अलायंस होगा UPA का ये थोड़ा मुस्तहकम होगा। हालांकि लोकसभा के इंतखाबात में गुज़िश्ता ये अलायंस बहुत ज़्यादा कारगर नहीं रहा था। और रियासत के पहले वज़ीर आला बाबूलाल मरांडी की पार्टी JVM ने अजीम इत्तेहाद में शामिल न होकर अकेले इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। ये एक अहम खबर है, क्योंकि इससे पहले कई मराहल बीच में हुए थे। उसमें JVM जो है वो UPA का एक हिस्सा भी हुआ करता था, लेकिन इस बार JVM चूँकि रियासत का इंतखाब है तो हर पार्टी जो ख़ास तौर से रियासती पार्टी कहलाती है उसके लिए खुला मैदान होता है। वो चाहती है कि जहाँ तक हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव सीटों पर लड़े और फिर इंतखाब में वो कामयाबी भी हासिल करे। ऐसे में एक तरफ UPA है, एक तरफ जो सबसे पहले वज़ीर बने थे बाबूलाल मरांडी, उनकी पार्टी JVM है, वो अकेले पूरे 81 इंतखाबात सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। वहीं MIM, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM और IUML भी इस बार इंतखाबात में ताल ठोक रहे हैं। क्या इन पार्टियों का किसी से अलायंस होगा, ये अभी एक सवाल है। मुस्लिम लीग ने अपने 3 सियासी जमातों के साथ करीब 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला फिलहाल किया है। वहीं MIM ने 15 से 20 सीटों पर इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। तो हम आपको बताएं कि इस सूरत हाल में वहाँ पर क्या तस्वीर बन रही है। वाज़ेह है कि पहले मरहले के तहत 13 असेंबली हलकों में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे मरहले में कुल 20 असेंबली हलकों में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 17 असेंबली हलके में 16 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि चौथे मरहले के तहत 15 असेंबली हलकों में वोटिंग होनी है, जबकि 5वें और आखिरी मरहले के तहत कुल 16 हलकों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि तमाम हलकों के वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी और इसी दिन नतायज का ऐलान भी किया जाएगा। तो क्या होगी वहाँ पर सूरत हाल क्या है, किसकी हुकूमत बनेगी? क्या जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है BJP, जिसे साथ मिला हुआ है आजसू, क्या वो पार्टी BJP फिर से इक़्तिदार में आएगी या फिर दूसरे अहम मुद्दों के साथ दूसरी पार्टियां इस पर इक़्तिदार में शामिल होंगी? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और इसी के साथ हम अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। वहाँ रांची से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं शमशेर आलम है, जो तर्जुमान है झारखंड कांग्रेस के, वो हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। और प्रतुल शाहदेव जो तर्जुमान है झारखंड BJP के, वो दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और हुब्बान मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो रियासती सदर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है। आपका भी इस्तकबाल है। शमशेर आलम साहब और प्रतुल शाहदेव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूँ, क्या पिछली बार जब आपने इलेक्शन लड़ा था तो आपका एक अलायंस था, इस बार क्या तस्वीर है? BJP अकेले इंतखाब लड़ रही है झारखंड में या फिर आप किसी से अलायंस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो हमारा अलायंस पार्टनर था आजसू, उसके साथ हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक हुए थे। और पिछले बार हम लोगों ने चुनाव लड़ा था डेवलपमेंट के मुद्दे पे और हमें अच्छी सफलता मिली थी, पूरे अलायंस को मेजॉरिटी मिली थी। इस बार भी जो हमारा अलायंस है आजसू के साथ, अभी
अलायंस आज के दिन भी है, जब हम बात कर रहे हैं तो भी ये अलायंस मौजूद है और कुछ सीटों का गतिरोध है वो भी शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। और इस बार भी जो विकास की लंबी लकीर हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने खींची है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज उस लकीर को और बड़ी करने में हमारी मदद करेगा। और विकास और स्टेबल गवर्नमेंट ये इस प्रदेश की जनता भी चाहती है। इनस्टेबिलिटी का एक लंबा दौर देखा है इस प्रदेश ने, 14 वर्षों तक का लगातार इनस्टेबल गवर्नमेंट थी। तो स्टेबिलिटी और विकास इन दोनों मुद्दों पे हम लोग दोनों साथ हैं और चुनाव में भी साथ जाएंगे। प्रतुल जी, देखिए आज 13 तारीख है और 30 तारीख को पहले मरहले के लिए वोटिंग होनी है, यानी कि आपको सिर्फ 16 दिन हाथ में मिल रहे हैं पहले फेज की वोटिंग से पहले। तो ऐसे में क्या ये नहीं समझा जाए कि ये बहुत इमेच्योर सा एक स्ट्रैटेजी या प्लान अभी है कि आप अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आप अकेले इलेक्शन में जा रहे हैं या फिर आप आजसू आपके साथ रहेगी ही रहेगी, चूंकि एलजेपी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और आजसू के भी तेवर सख्त है, वो शायद 17 सीटें मांग रहे हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। देखिए, हमने कहा ना, हम इसमें कोई बुराई नहीं मानते। अगर कोई पार्टी अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाने के लिए और अपने अगर संगठन का विस्तार करने के लिए ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को विधायक और सांसद बनाना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सब पार्टी का ये अपना एजेंडा होता है। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी के आधार पे, जो एक्चुअली ज़मीनी हकीकत है, उसके आधार पे हमारी बातचीत चल रही है और बहुत सार्थक बातचीत है। और जिस समय तक नॉमिनेशन वापसी का समय होता है उस समय तक सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें सारी चीज़ों की गुंजाइश रहती है। और हमारा तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे है, जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के एजेंडे पर हम साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता सीटों को लेकर बहुत कुछ गतिरोध हो सकता है। एक आध सीट पर कभी कभी कुछ हो जाता है कि लंबा समय तक ये नेगोशिएशन चलता है। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर आजसू साथ में रहेगी तो बीजेपी के लिए ये अच्छा होगा? नहीं, देखिए, ये प्रदेश के लिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम आए हैं एक साथ, और प्रदेश के लिए भी है कि हम दोनों के विकास के प्रति एक ही सोच है। सुदेश जी की भी सकारात्मक सोच है। रघुवर जी ने तो खैर इतनी लंबी लकीर खींच दी जिससे ये प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर आज एक तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में आ गया। तो ये डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको एक चलते चलते एक चीज और बता दूं कि हम विपक्षी गठबंधन की तरह नहीं है जहां इनके अलायंस पार्टनर्स जेल बेल सेल और ब्लैकमेल के मुद्दे पे खड़े हैं। जेल बेल में कांग्रेस के नेता फंसे हैं, सेल ऑफ किया है जेएमएम ने एजिटेशन को अनेक बार, और ब्लैकमेल आरजेडी अंतिम तक कर रही है। हमारा डेवलपमेंट के मुद्दे पे है और आप शीघ्र देखेंगे कि ये जो मूर्त रूप लेगा ये आपके सामने होगा। जी ठीक है। शमशेर आलम साहब, मैं आपके पास आना चाह ही रहा था लेकिन न्योता खुद प्रतुल जी ने दे दिया है, शायद वो मजीद हमारे सवालों का फिलहाल सामना करने के मूड में नहीं है। चलिए आपके पास आते हैं। ये जेल वेल तेल जो है, जेल और आपसी मेल, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो स्लोगन पर है और नारों पर है। हकीकत से ये लोग परे होते हैं। आज जिस गठबंधन पर ये पानी पी पी करके कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि गठबंधन होगा ही नहीं, आज हम लोगों ने गठबंधन बना भी दिया, सीट शेयरिंग भी कर लिया, टिकट भी बांट दिया, और जो लोग दूसरे के घर को देख रहे थे आज उनके घर में खुद आग लगी हुई है। और जिन डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, इन्हीं के डेवलपमेंट पर माननीय सुदेश महतो जी ने पिछले 5 वर्षों में लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इनके सरकार के क्रियाकलापों को लेकर के बराबर वो अंगुली उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में इनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने आजमाया भी है। इसलिए इनके यहाँ कहीं, ये तो गठबंधन इनके यहाँ नहीं हो रहा है, इनके यहाँ सौदा हो रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरह 2 सौदागर 5 रुपया, 10 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, 7 रुपया, तो उसी तरह 26, 19, 20, 5, 7 ये लोग सौदा कर रहे हैं और सौदा पट नहीं रहा है। सौदा पट ही नहीं रहा है। और जब सौदा पट रहा है तो आज आंसू का अपर हैंड में है और आंसू आज इनका रहा है। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इन्होंने जिस गठबंधन के स्वरूप की बात की थी उसमें जेवीएम भी थी, उसमें वामपंथी विचारधारा वाले दल भी थे। कहां चले गए बाबूलाल मरांडी? क्यों बाबूलाल मरांडी ने इनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया? कहां चले गए वामपंथी विचारधारा वाले दल? आज भी राजद के लोग
लोग कह रहे हैं कि सीटों के साथ अरे हमारा जनता सम्मान सब देख रही है। समझौता नहीं हुआ। शर्म कीजिए। जेएमएम के साथ क्रेता और विक्रेता का इनका रिश्ता है। इन्होंने आंदोलन को खरीदा था, झारखंड आंदोलन को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, वो ठीक है, लेकिन शमशेर जी सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि एक बड़ा चेहरा जो पिछली बार इंतखाब में आपके साथ था, लोकसभा में भी था, बाबूलाल मरांडी का चेहरा, वो आप उनको अपने साथ नहीं रख पाए और वो पूरे 81 सीटों पर इंतखाब लड़ रहे। जाहिर है कि उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, या तो वो फायदे में रहे या आपको नुकसान हो, या आप फायदे में रहे बीजेपी को नुकसान हो। ये इसे क्या आप मानते नहीं है कि ये यूपीए के खेमे में जेवीएम का शामिल नहीं होना एक यूपीए के लिए नुकसान बड़ा है? देखिए, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे यहाँ कोई जेवीएम हमारे यहाँ फोल्डर थे एमपी चुनाव में। अब उनके साथ हमारा कोई सौदा तो नहीं हो रहा है कि हम इतना सीट लेंगे उतना सीट लेंगे। हो सकता है कि उनको अपना राह अलग चुनने का मौका मिला। हम लोगों ने प्रयास किया, मुद्दे पे झारखंड विकास मोर्चा ने इनका साथ छोड़ दिया। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की लीडरशिप को नहीं माना, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप के आने से इनकार किया। वामपंथी दल को इन्होंने कहा था कि साथ रखेंगे, उन्होंने भी किनारा किया। तो जेवीएम वामपंथी दल इनके साथ है ही नहीं। और किस गठबंधन की तुलना करते थे, और जिस गठबंधन की उन्होंने बात की थी वो तो दिखता ही नहीं है। इनसे लोग छिटक के भाग रहे हैं। ठीक है, मैंने शमशेर जी से सवाल कर लिया है। प्रतुल जी एक सवाल आपसे भी करूंगा मैं इस बात को लेकर के, एलजेपी ने आखिर क्यों मुंह मोड़ लिया? एलजेपी आपके साथ क्यों नहीं रही? जेवीएम के नहीं रहने का साथ जाहिर है उसका नुकसान यूपीए को हो सकता है, लेकिन फायदे में आप रहेंगे। लेकिन एलजेपी अगर आपके साथ नहीं है, और जिस तरह से सुदेश महतो ने अपना रुख सख्त कर रखा है, 10 से 12 12 से 17 सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी है, बड़े बड़े चेहरे उनके साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ आपकी पार्टी के नंद किशोर जी चले गए आपके से, और प्रदीप बालमुची जी शमशेर आलम को छोड़ के वहां उनके पास चले गए। ऐसे में क्या मुश्किल लग रहा है उनको मनाना? बीजेपी के लिए नाकामी होगी अगर आजसू साथ में नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजसू हमारा बहुत पुराना विश्वास साथी है, हमारे उन दिनों का साथी है जिस समय राज गठन नहीं हुआ था। सुरेश जी ने विपक्ष में बैठना मंजूर किया था, लेकिन कांग्रेस की तरह उनका कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ जो भी बातें होती है ना, राज के अंतिम व्यक्ति के हित की बात होती है। हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं होती, हमारे यहाँ इनके वाला नहीं होता। इन्होंने 3 करोड़ रुपए में झारखंड मुक्ति मोर्चा को खरीदा था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस 3 करोड़ को बैंक में जमा किया था। ठीक है, हमारे साथ हुबान मलिक भी है, ऑल इंडिया मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके रियासती सदर हुबान मलिक। और जाहिर है कि जो पार्टियां रूल करती रही हैं अभी झारखंड में, या तो अभी तक बीजेपी ने रूल किया है सबसे ज्यादा जब से झारखंड का क़याम हुआ है, और फिर एक बार इंडिपेंडेंट का काफी लंबा वहां पर ये दौर रहा। जेएमएम की तरफ से भी 3-4 बार बल्कि सीएम रहे, लेकिन हालांकि लंबी पारी नहीं खेल पाए शिबू सोरेन। सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अब एक ऐसी रियासत में जो बहुत छोटी रियासत है, जहां सिर्फ 81 सीटें हैं, वहां पर अब एमआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियां भी दस्तक दे रही हैं। इन 5 सालों में विकास कितना हुआ ये अभी हम आएंगे उस पर। कितने कॉलेजेस खुले हैं सरकारी, अगर गिना सकेंगे प्रतुल जी तो वो भी मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन फिलहाल हुबान मलिक पे आपके पास आ रहा हूं। जब ये खुद इतना टफ जो फाइट है यहां पर, बीजेपी और जेएमएम आपस में एक दूसरे के सामने है, जेएमएम लेड जो अलायंस है, और उसके अलावा जेवीएम एक अलग 81 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, ऐसे में आईयूएमएल या एमआईएम के लिए जगह कहां बनती है? एमआईएम किस मुद्दे के साथ जाएगी और आवाम को उम्मीद करेगी कि आवाम का उसको सपोर्ट मिले? हुबान मलिक। मैंने बीजेपी लेड अलायंस और जेएमएम लेड अलायंस दोनों की बातों को काफ़ी गौर से सुना जी। मैं तो इन्हें संज्ञा देता हूं कि राजा राम और सीता राम है। जब भी चुनाव आता है तो राजा राम और सीता राम में एक्सचेंज का प्रोसेस चलता रहता है। इनके एमएलए बीजेपी में पाए जाएंगे, बीजेपी के एमएलए कांग्रेस में पाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी के एमएलए अभी कोई टूट कर नहीं आए हैं, लेकिन ये सब इनका चलता रहता है। ये प्रोसेस आपको चुनाव के दौरान चलता रहता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर विकास अगर आपने किया है शाहदेव साहब, तो वो विकास का इंडेक्स आप दिखाइए, विकास जनता के सामने दिखाइए। चेहरे तो आपने मुख्यमंत्री के हर रोड पे दिखा दिए अपने टीवी और सभी चीज़ के जरिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है यूथ को, तो फिर माइग्रेशन क्यों? मेरा कहना यह है कि अगर स्मार्ट सिटी बनाया है तो स्मार्ट सिटी रांची में जाम क्यों? अगर आपने पानी दी है, बच्चों को 38,000 स्कूल दिया है प्राइमरी स्कूल्स, तो उस स्कूल्स में टीचर क्यों नहीं?
आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? किताब आप दे नहीं पाए साहब, स्कूल की बिल्डिंग दिए तो स्कूल की बिल्डिंग आप 38,000 5 साल में तो नहीं बना दिए। टीचर्स कहाँ है प्राइमरी स्कूल के लिए? बात इस मुद्दे पे होनी चाहिए कि राज्य जो भटक गया है इन दोनों की लड़ाई में, राजा राम और सीताराम की लड़ाई में, हम लोगों को आज रोजगार चाहिए, हमें ठीक है, ये बात होनी किस पर चाहिए एक अलग बात है, मैं उससे बात करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमआईएम क्या अकेले इंतखाब में जा रही है या किसी के साथ अलायंस है, और किसके साथ अलायंस है, कितनी सीटों पर एमआईएम जा रही है, और एमआईएम किस मुद्दे को लेकर अवाम के बीच है? देखिए, हमारा मुद्दा बहुत साफ है। हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि हम लोग यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और जो आपका करप्शन है, खास के करप्शन जो आज भी चल रहा है, हम लोग इसको इरेडिकेट करने के लिए हम लोग असेंबली में जा रहे हैं। हम लोग करीब 18 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अकेले लड़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इन पार्टी में अलायंस करने से कोई फायदा नहीं तो है। इन 18-20 सीटों पर आप अपने मुकाबले में किसे देखते हैं सीधे तौर पर? क्या आपका मुकाबला जेएमएम लेड अलायंस के उम्मीदवार से होगा, या बीजेपी लेड अलायंस के उम्मीदवार से होगा, या बीजेपी ने अभी अलायंस मुकम्मल हुआ नहीं है, या फिर जेवीएम से होगा? देखिए, मल्टी कॉर्नर फाइट है पूरे स्टेट में, क्योंकि अलायंस इन लोगों का मुकम्मल नहीं है, तो हमारा फाइट मल्टी कॉर्नर है और कई जगह पे बीजेपी से डायरेक्ट है और कई जगह पे जेएमएम से डायरेक्ट है हमारा फाइट। जी, अब जरा बात करते हैं मुद्दों की। प्रतुल जी, 5 साल का वक्त गुजरा झारखंड को, मुझे ये बताइए विकास के पैमाने को, मतलब विकास का कौन सा पैमाना है जो इस वक्त आप यहाँ बताएंगे हमारे नाजरीन को, नाजरीन मतलब जो हमारे दर्शक हैं, कि 5 सालों में आपकी हुकूमत ने बड़े काम किए हैं आप लोगों के लिए? खास तौर से कितने आपने नए स्कूल कॉलेजेस खुलवाए, कितने आपने नए अस्पताल बनवाए, मेडिकल कॉलेज क्या इन 5 सालों में रिम्स और टाटा जो हॉस्पिटल है, अब धनबाद का पीएमसी, उसके अलावा कोई चौथा खुला? मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने राजा राम सीताराम की बात कही, लेकिन कम से कम हम दंगाई राम नहीं है। इन्होंने सब जगह कहा कि इनका मुकाबला भाजपा से है, झामुमो से है, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करते हैं। ये कांग्रेस की बी टीम है साहब। मैंने तो इल्जाम ये लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। महाराष्ट्र में इन पर इल्जाम लगा कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि कांग्रेस को जहां लगता है ना कि कांग्रेस की जीत के चांसेस नहीं है, अब तो अल्पसंख्यकों ने पूरे तरीके से कांग्रेस से किनारा कर लिया है। जिस तरीके से कांग्रेस की सच्चे रूप को लोगों ने सामने देखा, सारे लोग तो सारे लोग को आगे कर देते हैं। आप देख लीजिए ना, ऐसी ऐसी सीटों पर हमारी विजय हुई है। थोड़ा सा प्रतुल जी, आप जरा मुद्दों पे बात कर लें। मुस्लिम्स के 5 सालों में 5 बड़े, मैं अब आपको डेवलपमेंट इंडेक्स की बात बताता हूँ। आपने कर सके कि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको लगेगा कि प्रतुल जी अपनी बातों में सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे, उन्होंने बल्कि सच्चाई को सामने रखा भी है। तो सबसे बड़े इन्होंने आज तक 1,17,000 नौकरियां साहब हम लोगों ने दी, 20 लाख सखी मंडल का हम लोगों ने 30 लाख बहनों को स्वरोजगार से जोड़ा। और सबसे बड़ा रियलिटी चेक क्या होता है ना, हमने 5 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले। पहले रिम्स एकमात्र रेफरल हॉस्पिटल था, आज 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले। और देखिए, हमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, किसी में डिस्टिंग्विश नहीं करते। इसीलिए जब तीर्थ योजना की बात चली, एक बार फिर से जरा बताइए, आपने क्या कहा? जो मुसलमान भाई हैं उनको अजमेर शरीफ ले गया गया, और हमारे मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक से उन्होंने क्या भी कहा? केदारनाथ, बद्रीनाथ और अलग अलग तीर्थ स्थलों का दौरा किया। मेडिकल कॉलेज के ताल्लुक से क्या कहा आपने? सबसे बड़ा रियलिटी चेक होता है ना साहब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा रियलिटी चेक इलेक्शंस होता है। अगर हमने विकास किया है और हम जनता के पास जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो जनता का भरपूर समर्थन हमें मिलेगा। 45-50 दिन के अंदर में साफ हो जाएगा। देखिए, आप स्किप कर रहे हैं प्रतुल जी, आप स्किप कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कितने नए कॉलेज, कितने नए सरकारी कॉलेज पिछले 5 साल में खुले हैं? सबसे बड़ा जो नौजवानों को जो चीज चाहिए वो चाहिए पढ़ाई, यानी और उसके बाद रोजगार। झारखंड में कितने नए कॉलेज खोले गए पिछले 5 सालों में? सरकारी, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, सरकारी तौर पर। डॉक्टर अजय कुमार पार्टी छोड़कर चले गए, प्रतुल जी आप देखिए मुद्दे से भटका रहे हैं मुझे। प्रतुल जी मुद्दे से भटका रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। मेरे को चाहिए 5, आपने जो बताया वो आप बताइए हमारे नाज़रीन को, 5 बड़े ऐसे काम जो बीते 5 सालों में किए हैं। जी आप फिर से रिपीट करें। जी, पिछले 5 सालों में किए गए 5 बड़े काम बता दीजिए आम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। कितने कॉलेजेस खोले गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, सरकारी, प्राइवेट तो बहुत खुल रहे हैं।
प्राइवेट बहुत खुल रहे हैं, वो किससे उसका भला हो रहा है वो आप जानते हैं। आपने 5 बड़े काम कहे, मैं 5 बड़े काम आपको गिनाता हूं। 1,17,000 युवाओं को हमने रोजगार दिया। देखिए, ये हमारी सरकार और उनके सरकार का डिफरेंस था। हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार ने समर्थन इसलिए वापस लिया 1,17,000 लोगों को कहां रोजगार दिया? अर्जुन मुंडा से इसलिए समर्थन, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। क्या होता है ना कि जब 1,17,000 सरकारी नौकरी और वो भी सरकारी नौकरी नहीं है, सरकार से समर्थन वापस लिया था हेमंत सोरेन ने। 1,17,000 नौकरी का हिसाब कीजिए ना पहले। स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे, लेकिन साहब 14 महीने तक गोवा छुट्टियां मनाने चले गए, 2 हफ्ते तक कांग्रेस मलाई खाती रही। ददई दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और कांग्रेस ने उनसे एक्शन लेने की जगह ददई दुबे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिख दंगों के मुख्य देखिए, पेरेंट टीचर्स नाराज है, आंगनबाड़ी सेविकाएं नाराज हैं। कोई 5 सालों में 5 कॉलेज भी नहीं खोले गए। मैं कह रहा हूं, अगर आप इसको गलत मान रहे हैं तो इसे कट कीजिए। 5 सालों में 5 नए सरकारी कॉलेज भी नहीं खोले गए। आप ये बोलने से तब ना, लेकिन सवाल इस बात से कि मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप बताइए हमारे दर्शकों को पिछले 5 सालों में कौन से बड़े 5 काम किए सरकार ने। पिछले 5 साल का क्या बता रहा हूं, हम लोगों ने 15 लाख नौजवानों को मुद्रा लोन के तहत। देखिए, ये इनका फ्रस्ट्रेशन है ना, ये दिखाता है। शमशेर जी के पास कुछ है नहीं। शमशेर जी इसी तरह की बातें करते हैं। ये तो दंगा भड़काने वाले दल के सदस्य हैं। ये जब दंगा भड़काने की प्रतुल जी देखिए, वापस वक्त कम है, प्लीज कैटेगरिकली जवाब दीजिए। प्रतुल जी कैटेगरिकली। शमशेर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शमशेर जी आपके पास आ रहा हूं। शमशेर जी किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं? आपका जो अलायंस है कांग्रेस के अलायंस, किस मुद्दे को लेकर जा रहा है आवाम के बीच? मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन दंगाई कौन है ये तो स्पष्ट है ना। आप पे आपके हाथ ऑडियो डाउन कीजिएगा प्लीज, एक एक बात करेंगे। शमशेर जी, किन मुद्दों के साथ आपका अलायंस जा रहा है आवाम के बीच? रांची में जो दंगा भड़का था उसके पीछे किन कांग्रेस नेताओं के ऊपर FIR हुआ? कौन नेता उन्हें भाषण दिए? ये भी जानने की जरूरत हुई है। ये मैं 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। डोरंडा में किन कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिया? मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऑडियो डाउन किया जाए, प्लीज ऑडियो डाउन किया जाए। हमारे मुद्दे को अभी भड़कने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, वो ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। शमशेर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास मेरा सवाल शमशेर जी आपके पास है, किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं आवाम के बीच? शमशेर जी, किन मुद्दों के साथ आप आवाम के बीच जा रहे हैं? करने की कोशिश की। किन लोगों ने उत्तेजना वाले भाषण देकर कॉलेज के बसेस पे हंगामा करवाया? कॉलेज के बसेस में छात्र बैठे थे, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया। आप बताए ना, 17,000 सिखों की मौत के पीछे कौन सा राजनीतिक दल है? लेकिन ये नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ एक बात कहते हैं ना, ठीक है, रांची में जो हमारे नाजरीन जो है, जो हमारे दर्शक हैं, वही हमारे वोटर भी हैं। वहां झारखंड में खासतौर से जो झारखंड का वोटर है, वो ये देख रहा है, समझ रहा है कि किसके पास बताने के लिए क्या है। अगर उसके पास उसके किटी में कुछ है बताने को तो वो यहां बता रहा है, नहीं है तो वो कैसे मुद्दे से भटका रहा है। हुबान मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो 18 सीटें जो है आप कह रहे हैं MIM अलग से लड़ेगी इंतखाब, उन 18 सीटों पर आप 3 बड़े मुद्दे गिनाए हमें। किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे आवाम के बीच? देखिए, विकास जितना किया है इन लोगों ने जी, वो विकास के नाम पे धोखा है। मैं आपको बताऊं, रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी जी। रूरल एरियाज में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ का बजट अगर 100% बात की जाती है जाने के लिए तो 16% बजट है। मुझे बताएंगे प्रतुल शाहदेव साहब कि वो 16% बजट के बाद के अलावा आपने कितना बजट खर्चा किया है। देखिए, कोई विकास अगर कहीं हुआ है तो सिर्फ धनबाद से लेकर बोकारो तक का रोड थोड़ा अच्छा बना है, बाकी कुछ नहीं बना है। धनबाद से रांची से जमशेदपुर का रोड तो ये नहीं बना पाए, शायद रांची से जमशेदपुर के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं ले पाए, रिंग रोड जो आपको रांची के आसपास है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर कोई अंधा ही होगा लीडरशिप जो देखेगा रांची को और बोलेगा कि रांची का विकास हुआ। अच्छा, आप लोगों के एजेंडे में एजुकेशन क्यों गायब हो जाता है? शिक्षा क्यों गायब हो जाता है? झारखंड से बड़ी तादाद में जो हमारे वहां के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के बाद वहां ठहर नहीं पाते, वो या तो पुणे चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। आज मैं वही बार बार पूछ रहा हूं, क्या यह मुद्दा नहीं बनना चाहिए? कितने कॉलेज खोले गए पिछले 5 सालों में? यह क्यों नहीं मुद्दा बनता? हुबान जी, क्या आपके मुद्दे में है ये?
हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है क्लियर। जी हाँ, चलिए, इसी तरह फिर से repeat दंगे करेंगे? के नाम पे कि दंगा फला भड़काता है, दंगा फला भड़काता है, 5 साल निकल जाता है, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि पिछले 5 सालों में जिसकी भी हुकूमत थी उसने नौजवानों के लिए, तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा काम किया हो। एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मैट्रिक वहां से करते हैं, निकल जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि वहां पर हायर एजुकेशन के लिए बड़े अच्छे देखिए, इंस्टीट्यूशन एक नहीं है। तरफ- और जहां तक ये रिकॉर्ड है, पिछले 5 सालों तरफ- में सिर्फ एक सरकारी कॉलेज बना है और बाकी सब प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटियां आई हैं। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिक्षा का, तालीम का वहां पर निजीकरण इस तरह से क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये हमारी पार्टियों के एजेंडे से गायब रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो या जेएमएम हो या बीजेपी हो या फिर एमआईएम हो, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाता। एजुकेशन में कहां है झारखंड, देखिए, या फिर ये कि मैं रोजगार जब के भी मामले में मीडिया कहां में है। आता हूं- अतुल जी ने यह दावा जरूर किया है कि 1 लाख कुछ हजार नौकरियां दी गई हैं। बहरहाल हमारे पास वक्त की कमी है, हम फिर इस मौजू पे बात करेंगे। आज आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आदाब।